आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गुनाहों का देवता भाग 7 लेकर आई हूँ। पहले के 6 भाग मैं सुना चुकी हूँ। पिछले भाग में आपने सुना सुधा की शादी की तैयारी हो रही है, बारात आने वाली है और घर में शादी का माहौल है। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की ओर माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबको सबका सामान लगवाया और सामान रखवा कर वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले लगकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब, नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और वो खींच कर वह चंदर को ले गया, अपने बगल में मेज पर बिठाकर चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार, कपूर चाय पीते हुए बोला। अच्छा, तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह मियाँ, शादी तुम्हारी नहीं हो रही, हमारी हो रही, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। आपकी दुआ है, चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह राजनीति क्षेत्र में इतना फौलादी लगा था कि घरेलू जिंदगी में उतना अच्छा ही लगा था। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकालकर घर में गया। देखा सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी हैं और महावर लगा रही। बिनती कनस्तर से घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होंठों पर मुस्कुराना भूल गए हैं, आज आंख फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा। बिनती हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदन ने गिलहरी की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे कनस्तर से हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने जोर से घुमा दी। चंदर को अपने को छुड़ा और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्तर में मुंह पर घी लगा पोंछा और मन ही में बोली, देवता और किसे कहते हैं? शाम को बारात चढ़ी। सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक गले में माला पड़ी थी और हाथ में एक कंगन बना था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले में सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे मंडप में लाए। घर का काम काज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिनती को हमारे पास भेज दो। बिनती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े इनका परिचय भी तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में चंदर बता रहा था तो बिनती बोली, बड़े लालची मालूम होते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इनका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है। मंडप में भी इसीलिए बैठी हैं क्या? कैलाश ने कहा। बिनती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब भी चुप थी। इतनी चुप कि लगता था कि उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कहीं। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया।
एक असंतोष सी लहर बारातियों में फैल गई। चंदर ने विनती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा होगा। विनती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा, सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता, कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे जवाब दे दिया। इसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही और फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी, था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रहे, सचमुच तुम कह रहे हो, फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कसिस्कियों से सने स्वर में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया, प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने आंसू पोंछ लिए। चंदन ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता। आंखों में जैसे किसी ने मिर्ची भर दी हो। जाओ जाओ सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है। कुछ खायो पियो नए तो पड़े रहो। बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा खाट पर बिनती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिनती बिनती, उसने बिनती को पकड़कर हिलाया। बिनती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रूंधे हुए गले से कहा। बिनती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर अब क्या होगा। चंदर की आंखों में आंसू हो गए। वह फूट पड़ा और बिनती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन फिर भी संभल गया और बिनती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए बोला, रो मत पगली। धीरे धीरे बिनती चुप हुई और खाट के नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए, अच्छा। चंदर ने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो? क्यों? बिनती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र का पाठ स्वर और बीच बीच में आने वाली किसी बाराती औरतों की आवाज़ें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थीं। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे नीचे का रव भी शांत हो गया, संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती नीचे उठकर चलने लगे और वह आदमी से पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कह रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदन ने फिर करवट बदली और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुलकियों से छा जाती तो एक कड़वा दर्द होने लगता। जैसे जैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ उतना ही खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी, मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथुनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई, आंखें जितनी भादों की घटाएं गरज खामोश हो बरसात सी हो रही हूँ। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का उठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसके दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे, तुम बहुत महान हो, मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ भी थी उससे कहीं ज़्यादा हो मेरे लिए। सुधा सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पैताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले में से एक बेले का हार उतार कर उसे तोड़ डाला और चंदर के पाँव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख दिए। यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बहुत मुश्किल से रूंधे हुए गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं, तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पाँव पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पाँव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीमे धीमे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं,
अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा, नहीं नहीं सुधा, लाओ हम ये रखेंगे। चंदन ने सुधा को रोकते हुए कहा, बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे मेरे देवता। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा आसमान में टूटा और आकाश से फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू, डॉक्टर साहब पहले स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन ले जाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी जल्दी करते 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा का सिर पर पंखा कर रखी थी और बुआ जी रोशना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पाँव रखा कि बिनती पाँव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदन ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठी खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीखकर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत थी। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास का बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ढ्योड़े में थे। शंकर बाबू ने उस दोनों को डिब्बों में पहुंचा और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा और चुपचाप खड़ा रहा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा उसके कानों में अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो विनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोने वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने में पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगे। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में हम बुला लेंगे तुझे, घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना, भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा बिनती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो, तुम अकेले पड़ गए। और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पूजा बिनती को दे देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल दी। अच्छा पापा, अच्छा। चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफार्म के बाहर चली गई थी। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पहुंचा उसे मालूम नहीं। 2 दिन चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे नशा सा था। वह जिस बल पर मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट थी, उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता। थोड़ी देर में होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक जुड़े हुए नीड सा था, जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन के रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। उसे लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च थीसिस, अभी सब कुछ, ये सभी चीज़ें कभी कभी उसके मन में ना जाती थी। लेकिन चंदर को ऐसा लगता था कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी हैं। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी ही नहीं, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छतों तक सीमित थी। छत के चारों ओर ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारी के बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंद गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुभत तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दुधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती। वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को उड़ता हुआ से कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन कुछ टूटा हुआ सा। दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह में ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था किसी वर्षा के देश आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा।
डॉक्टर शुक्ला लॉन पर किताब में लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ बोले, चंदर, 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाए तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जरा जाऊं उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया बिनती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन पड़ता ही नहीं। बिनती को बड़ी मुश्किल से मैंने रोका और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद भी घर का इतना नीरव, इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई के कुछ खटखट की आवाज़ आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी, वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होंठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतारकर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटे सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसे रहती हो? चंदर ने कहा। बिनती की आंखों से आंसू छलछलाए। बिनती, रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। तुम क्यों इतनी अच्छी लड़की हो? चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरे पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक देवता तो नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उनको उनका आपसे रिश्ता था। हम तो आपके कुछ हैं ही नहीं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती, चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बिगड़ी और महाराजन से बोली, हमने ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया, तुम्हारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर मंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी किसी के साथ निकाल दूं? बिनती ने गहरी सांस लेकर कहा। आप समझ नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती कि मर जाए। अभी तक दीदी सहारा दिए थी, हिम्मत बढ़ाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करती बिनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी। और माँ की बातों का क्या बुरा मानना? आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया बिनती। अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन तुम्हारे सिवा? चंदन ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना उस दिन बुलाती रह गई और आप यह न गए, वह गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि पुराने चांदर बाबू बदल गए, बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया। गले में आंसू अटक रहे थे। लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो तुम भी कुछ खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजी आई। बिनती ने चौके का काम समझा दिया और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा। घर में सन्नाटा वैसे ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं वह नहीं जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण में गवाही नहीं थी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यह ठीक है, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे वह आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना है कि वह अभी 72 घंटे पहले सुधा यहीं थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे में पड़ी हुई कूंज पर गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर
चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बातें कर दूँ। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले दिन हमसे ही मजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना, और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूँगी, समझे? यह न रहना कि मैं न रहूँ तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर, कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज़्यादा मत पीना, खत का जवाब फौरन देना। तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात उनमें कुछ अर्थ था जो शब्द से भी ज़्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों में उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से वैसे ही उन शब्दों का एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया, और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीर कर अंदर बिंध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू टपक नहीं पड़ा। लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे वहीं आंगन धोवा जाई, आप जाए के ऊपर खाए लो। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी पैताने सुधा कर बैठी थी, अपने नए सुहाग की लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने का बिनती, चंदर ने भर्रा स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद हमारा कौन सहारा है? खाइए। अपने हाथ से एक और बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा, चुप था। वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिनती ने बड़े कातर स्वर में कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती गहरी सांस देकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी को अपने हाथ से आंसू मोल लेता है और अपने दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर 100-100 आंसू पे खेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे ये वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर किसी ने जाड़े की रात का जमुना के घुटनों में खड़े पानी की हो खड़े होकर काट दी हो, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा हो तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन के प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहला दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कान ही जरूरी नहीं होती है, शायद आंसुओं में जल्दी बह जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वह रोज शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम में सुधा में डूब कर चला जाता था। चूँकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिनती उसकी एक ज़रूरत बन गई थी।
वह जब तक बिनती से सुधा की बातें नहीं कर लेता था तब तक कैसे वह बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत ही नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद में चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों में छाह बनाए दुबकाए रहा जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास नहीं लौटा। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी जहर रह रह कर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2 दिन 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसू को भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर जो ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को वह चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी भी कोशिश क्यों न करे रात को वह दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छां में कुछ विश्राम कर आंसुओं को कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूँ हुई थी कि उसे एक शैली का एक कविता बहुत पसंद आई थी जिसमें शैली ने भारतीय मलयोज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली किट्स का ग्रंथ उठाया, उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फाँक और सुधा की शरारत से भरी शोक आँखें। फिर तो एक के बाद एक दूसरी शरारत प्राणों से उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी यह अलगाव भी अभी सब कुछ झूठ है। सच को तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों में मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी नहीं डगमगा सकता। अगर वह उदास होता है तो दुखी भी होता है तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही है। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत वही खिजाने की बातें थी जो हमेशा सुधा से करता था लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती ने अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टांग रही थी। ले गिलहरी तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को मिठाई खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज, बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मैंने देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप, बिनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं। हाँ बिनती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंदर की बाह में सुई चुभोकर दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई, उसके गालों में फूल के गड्ढे कटोरे खिल गए। उन्हें चंदर के कंधे में फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा, गिलहरी को यह रोग कब से? चंदर ने कहा और हंसकर पूछा। अपनी माँ जी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़े खुले स्वभाव की लड़की, आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े तो सोचा तुम्हें बता दें।
हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। एक बार स्कंदगुप्त कविता पढ़ाते पढ़ाते ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप में भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे? लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, लेकिन ये फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गए। बिनती बड़े सहज स्वभाव में बोली। लेकिन इधर इधर क्या हुआ? चंदन ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा उनकी कविताओं का संग्रह है और उनका नाम रखा है उन्होंने बिनती। अभी आते होंगे, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, पता नहीं कब आएंगी दीदी। अच्छा लो वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा। और बिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया। फिर कल सब तुम्हें मजा चख दिखलाएंगे, लेकिन हाँ यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छिड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहन के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बगावत पाले, बिनती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया के शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया था कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते हुए बोला, अरे कपूर क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठ गए थे। दोनों में बातें होती रहीं। उन्हें मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा कि यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ अपनी लड़की पर विश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिनती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें ही कर रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ बोला नहीं, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में मेरे सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम के क्या माने हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खंखाकर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है, खास तौर में उनमें बिनती शब्द बहुत बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया, मनी मन कहा, हैं बिसरिया बहुत चालाक, लेकिन खैर हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। यह तो संग्रह लड़की के नाम पर है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कोई आकर्षण नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ़ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दाव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, आज से उठ गया। क्यों, क्या हुआ?
अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो नहीं। मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती है यह जानकर कि ये कविताएं तुमने बिनती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। यह मत समझना कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं, या डरते हैं, या हमें इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं का प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंद्र चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंद्र का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी मालूम न था। यहाँ तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं नहीं कह सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बिएत्रिस, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना इतना डूब गया मैं बिनती में, एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा है तो मैंने सोचा इसका नाम ही क्यों न बिनती रखूं। चंदर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह न जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता, उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो हम न कुछ बोल पाएंगे न बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम रखो। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह मत समझो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया के समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। कभी अगर तुम बदनाम हो जाओ, तुम्हारी उन्नति के मार्ग बंद हो जाएं। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। भावना को कोई नहीं समझता है दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? क्या नाम रखूं मैं इसका? चंदन गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला, हाँ हाँ, गडेरिया, मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया। दरवाजे के पीछे बिंदी से न रह गया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास करने लगा। बिसरिया क्षण भर आंखें फाड़े दोनों को देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उतार कर बोला, आप, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं? वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदर ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसने बिनती से कहा। तुम मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में भी प्यार नहीं पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सोने बंगले में बरामदे में कुर्सी पर डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेलें करती हुई गौरियों की तरफ अपलक देखता हुआ चंदा जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जीत करके उनके साथ चले गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए उन लोगों को एक भी खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी। उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। अब वह इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के लिए पाठ की तैयारी करने और नोट बनाने में कट जाती, दोपहर को कॉलेज में कट जाती, कि शाम बड़ी उदास गुजरती थी। और 15 दिन से सुधा का कोई खत भी नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था। लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी जो
दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती हैं। एक बात जरूर थी, जब वह कभी उदास होता तो जाने क्यों यह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त रह रहकर एक बात उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के दो एक बादल खुल गए थे और पक्के जामुन के रंग में एक उदास बड़े बादल के पीछे डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर यूप्टिप्लस की लंबी शाखों में उलझ गया था। कहानी गुनाहों का देवता भाग 7 यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी लेकर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के